हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से पढ़ाई करेंगे बच्चों। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। बच्चों ये हमारा वीडियो नेक्स्ट सीरीज़ है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे सीरीज़ का। कौन सा सीरीज चल रहा है? ह्यूमन फिजियोलॉजी का जितने भी चैप्टर हैं उसमें डिसऑर्डर, उसको हम लोग डिस्कस करें बच्चों। और मैंने फर्स्ट वीडियो में ही मैंने बताया था बच्चों कि अब तक जितने बार ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड डिसऑर्डर आया है वो ओनली एनसीईआरटी से आया है। तो इस बात को ध्यान में रख के मैं ये सीरीज़ बना रहा हूँ बच्चों। मैंने ऑलरेडी इसमें बच्चों आपका डाइजेशंस का और लास्ट में रिस्पायरेशंस का डिस्कस कर लिया है। ये बच्चों हम लोग का एक्सक्रीटरी सिस्टम्स का है, ठीक है। तो चलो हम लोग बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त और आपका बायोमेंटर अब्दुल मन्नान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल बायोलॉजी क्लासेस। हाँ तो बच्चों एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो डिसऑर्डर है उसमें एक है आपका यूरेमिया। यूरेमिया को क्योर करने के लिए इसमें एक प्रोसेस किया जाता है बच्चों, हेमोडायलिसिस। एंड अगर मान लो हेमोडायलिसिस भी ठीक नहीं होता यूरेमिया का केस, तो हम उसमें क्या करेंगे बच्चों, किडनी ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, ठीक है। ये दिया हुआ है। इसके अलावा बच्चों इसमें एक आपका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और किडनी स्टोन्स के बारे में है, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द यूरेमिया। यूरेमिया बच्चों एक एबनॉर्मल कंडीशन होता है जिसमें ब्लड में, ठीक है, कहाँ पे, ब्लड में आपका यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, जो भी थ्रेशोल्ड लेवल है उससे ज़्यादा हो जाता है ब्लड में, ठीक है। तो इसके वजह से बच्चों यूरेमिया पता ही है कि टॉक्सिक होता है, यूरिक एसिड से तो ज़्यादा ही टॉक्सिक होता है, और बाकी अमोनिया तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। तो अमोनिया कन्वर्ट हो चुका है आपका यूरिया में इन लीवर, ठीक है ना। किस साइकिल से इसको बोलते हैं? यूरिया साइकिल बोला जाता है बच्चों। बट अब ये जो किडनी है इस यूरिया को फिल्टर कर नहीं पा रहा है, दैट्स वाई ब्लड में यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगर ये ज़्यादा होगा कॉन्सेंट्रेशन बच्चों तो ये हमारे किडनी को भी इफेक्ट कर सकता है, और इसके वजह से जैसे यूरेमिया का जो सबसे पहला इफेक्ट होता है बच्चों, आरबीसी डिस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब इसमें समवॉट कहीं ना कहीं किडनी फेल हो चुका है इस यूरिया को फिल्टर करने के लिए। तो हम इस केसेस में हम लोग यूज़ करेंगे, इसमें जो क्योर है बच्चों वो है आपका हेमोडायलिसिस। तो हेमोडायलिसिस बच्चों इसको हम लोग दूसरे भाषा में कह सकते हैं, इसको आर्टिफिशियल किडनी कह सकते हैं, मैन मेड किडनी कह सकते हैं, ठीक है ना। मैन मेड किडनी कहा जाता है जिसमें आपका ब्लड का डायलिसिस करते हैं। तो हेमो डायलिसिस मतलब ब्लड का डायलिसिस। और हमें पता है बच्चों कि डायलिसिस एक डिफ्यूजन, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस होता है जिसमें एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन्स, ठीक है ना, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन्स के थ्रू हम किसी सॉलिड को वहाँ पे उसके कॉन्सेंट्रेशंस के हिसाब से उसको बढ़ा और घटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स यूज़ करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा तकलीफ वाला कोई बात नहीं है बच्चों। इसमें करते क्या है और क्यों करते हैं वो सारा चीज़ देखो। एक चीज़ हमें प्रॉब्लम क्या समझ में आया कि पेशेंट के ब्लड में यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और हम चाहते हैं कि उस यूरिया को ब्लड से रिमूव करें, ठीक है। तो ब्लड से रिमूव करने का जो तरीका हमने बताया कि डायलिसिस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो डायलिसिस बच्चों एक प्रोसेस होता है जिसमें कॉन्सेंट्रेशंस ग्रेडियंट के हिसाब से और बीच में एक हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स डाल देते हैं और उसको हटा देते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि ब्लड में यूरिया ज़्यादा है तो हम एक ऐसा सोल्यूशन पहले बनाते हैं बच्चों जो कि ब्लड के इक्विवेलेंट हो, ठीक है। जैसा ब्लड का कॉम्पोजिशन है जो हमें ब्लड में चाहिए उस कॉम्पोजिशन को उसमें डाल देते हैं, ठीक है। और उसको एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से हम लोग फिल्टर करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, ठीक है, कि ये हमारा एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और इधर हमारा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, ठीक है। और इधर हम लोगों ने बच्चों डायलाइजिंग सॉल्यूशंस बनाया है, एक सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है ना, एक सॉल्यूशन बनाया है जिसका कंपोजिशन इस ब्लड के एकदम इक्विवेलेंट है, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पे जितना सोडियम होगा इधर भी उतना सोडियम होगा, यहाँ पे जितना ग्लूकोज है उतना ग्लूकोज इधर भी है, ठीक है, सब कुछ वो है। बट यहाँ पे क्या देखा बच्चों कि यहाँ पे यूरिया ज़्यादा है, हम यहाँ पे यूरिया लेते ही नहीं, मतलब यूरिया 0 ले लिया। तो इस केसेस में क्या होगा, यहाँ पे ये सॉल्यूट जो है बच्चों मूव करेगा, ठीक है ना, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, मतलब इस डायलाइजिंग सॉल्यूशंस में, जिसके वजह से इस ब्लड में यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे
कम होता चला जाएगा तुम्हारा इसमें। ठीक है, समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे? तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायालिसिस कहते हैं। ये भी आपको पढ़ना है बच्चों, आपका प्लांट वाटर रिलेशंस में इसको डिटेल में पढ़ना है, ऑस्मोसिस वहाँ पे पढ़ लेना, ठीक है ना, वहीं पे ये डायलिसिस भी समझ में आ जाएगा। बट मैंने जितना कॉन्सेप्ट चाहिए अभी उतना समझा दिया। तो अब प्रॉब्लम है बच्चों कि ब्लड के बॉडी के अंदर में तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, हमें ब्लड को बॉडी से बाहर ड्रेन करना पड़ेगा और हमें एक ऐसे मेम्ब्रेन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, एक ऐसे मेम्ब्रेन्स को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा जो कि क्या हो, परमिएबल हो इस यूरिया के लिए, बाकी इनपरमिएबल हो, बाकी जो यूजफुल सब्सटेंसेस उसके लिए, बाकी सब सब्सटेंसेस जो ब्लड में चाहिए उसके लिए इनपरमिएबल मेम्ब्रेन, और जो ब्लड में वेस्टेज हैं उसके लिए परमिएबल होना चाहिए। तो उस तलाश को पूरा किया गया बच्चों। एक मेम्ब्रेन है जिसको बोलते हैं सेलोफेन मेम्ब्रेन्स, ठीक है ना। ये बच्चों सेलुलोजिक बेस्ड मटेरियल्स होता है, किसका होता है, सेल्यूलोजिक बेस्ड मटेरियल होता है, सेलुलोजिक बेस्ड मटेरियल होता है, ठीक है। तो सेलोफेन मेम्ब्रेन ने इसकी समस्या सुलझा दी। अब आते हैं कि इस पूरे हेमोडायलिसिस प्रोसेस में होता क्या है बच्चों, ठीक है। तो ये है बच्चों, ये जो भी पेशेंट है, ठीक है ना, ये पेशेंट है और पेशेंट्स के ब्लड को हम लोग कहाँ से, उसके आर्टरी से कलेक्ट करते हैं और उसको भेज देते हैं बच्चों। ये हमारा डायलाइजिंग इक्विपमेंट है, डायलाइजिंग इक्विपमेंट है, जहाँ पे एक चेंबर होता है, उस चेंबर के अंदर इधर एक साइड से फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन जाएगा, फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन जाएगा, ठीक है। और दूसरे साइड से यही डायलाइजिंग सॉल्यूशन ऊपर जाते जाते ये इधर से ड्रेन हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन है ये यूज्ड हो गया। मेन व्हाइल बच्चों ये जो ब्लड था इसमें ऐसे जितना भी हम इसको क्वाइल करें ताकि इसमें मैक्सिमम सरफेस एरिया बने, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा फिल्टर होने का चांसेस होता है। तो इसमें से जो भी यूरिया है बच्चों वो सब बाहर निकल के इधर आ जाएगा, ठीक है ना, बाहर निकल के। तो दैट मीन्स ये जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन है बच्चों वो धीरे धीरे उसमें यूरिया बढ़ता जाएगा और ब्लड में धीरे धीरे यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन घटता चला जाएगा। दैट मीन्स अल्टीमेटली जब ये ब्लड वापस हम लोग वेन में के अंदर जब ड्रेन करेंगे तब तक ये ब्लड प्योर हो चुका होगा, प्योरीफाई हो चुका होगा, इसमें यूरिया रिलीज हो चुका होगा, मतलब यूरिया लेस हो चुका होगा, ठीक है। तो अब ये वापस हम ब्लड पेशेंट्स के बॉडी में डाल देंगे। बट इसमें ध्यान में रखना है बच्चों कि जब ये पेशेंट के ब्लड में जाएगा तो हम लोग यहाँ पे मिलाते थे एंटी कोगुलेंट्स मिलाते थे। यहाँ पे क्या मिलाते थे, यहाँ पे ध्यान में रखना एंटी कोगुलेंट्स, क्योंकि जब भी ब्लड बॉडी से बाहर जाएगा तो देयर इज चांसेस ऑफ कोगुलेशंस। तो इस वजह से हमने क्या किया, जब ब्लड वापस जब पेशेंट से ब्लड ड्रेन किया जाता है फॉर द डायलाइजिंग, तो उस टाइम पे यहाँ पे एक एंटी कोआगुलेंट यहाँ पे हम लोग मिला देते हैं बच्चों, ताकि पेशेंट्स का ब्लड यहाँ पे कहीं जम ना जाए, ठीक है। फिर वापस ये चला जाएगा ब्लड में, ठीक है। तो लेना ब्लड कहाँ से, ध्यान रखना आर्टरी से, और वापस कहाँ करना है, जो भी पेरिफेरल आर्ट वेन है उसके थ्रू हम लोग इसको ब्लड को क्या करेंगे, पास आउट कर देंगे इसमें, कि ताकि ये वापस पेशेंट के ब्लड में चला जाए, ठीक है बच्चों। तो ये था हेमोडायलिसिस। बट मान लो बच्चों कि अब यहाँ पे जो पेशेंट्स का किडनी है वो काफ़ी सीवियर कंडीशंस में है और मतलब डैमेज हो चुका है। अब उसमें हम लोग ये आर्टिफिशियल डायलाइजिंग मशीन से काम नहीं चलने वाला है, तो उसमें एक अल्टीमेट सोल्यूशन होता है बच्चों कि हम उस पेशेंट का किडनी को ट्रांसप्लांट कर दें, मतलब बदल दें किसी हेल्दी किडनी से, ठीक है ना। तो जो भी डोनर है उस डोनर से इसमें क्या करना है, उस पेशेंट्स के किडनी को चेंज कर देना है, ठीक है। मतलब जो पेशेंट उसके किडनी को निकाल देना है और जो एक हेल्दी डोनर है उसके किडनी को निकाल के इसमें ट्रांसप्लांट कर देना है, रख देना है तुम्हारा। इसमें सारे जो भी ह्यूमंस हैं उनमें क्या होता है, 2 किडनी होता है बच्चों, तो उसमें से आप एक किडनी डोनेट कर सकते हो। तो डोनर इसमें जितना क्लोज रिलेटिव होगा बच्चों उतना ज़्यादा अच्छा होता है। दैट मीन्स वहाँ पे क्या है कि जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है बच्चों तो एक प्रॉब्लम होता है, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के टाइम पे ब्लड ग्रुपिंग मैच करना होता है, उसी तरह से जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं बच्चों तो उसमें हमें आपका हेमो बोले हैं इसमें क्या करना रहता है, हाँ, तो बच्चों उसमें क्या करना होता है, हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी चेक करना होता है। मतलब कि वो जो डोनर का टिश्यू है वो पेशेंट के लिए कॉम्पेटेबल है या नहीं है, तो इसको जांचने का तरीका होता है हिस्टो कॉम्पेटेबिलिटी टेस्ट, और वो मेजर हिस्टो कॉम्पेटेबिलिटी टेस्ट के थ्रू करते हैं बच्चों, ठीक है। तो उस टेस्ट को अगर हमें मिनिमाइज करना है तो एक तरीका है कि जितना क्लोज रिलेटिव हो, ठीक है ना, जैसे सिबलिंग्स हैं या
मोनोक्लोनल्स, उसमें इसमें मोनोक्लोनल बोले हैं, इसमें मोनोजैक्टिक ट्विंस हैं, उनमें तो एकदम बिल्कुल रिजेक्शन का कोई चांस नहीं, क्योंकि दोनों का टिश्यू एकदम बिल्कुल 100% सेम होता है, ठीक है। उसके बाद कोई सिबलिंग्स हैं या फिर उसके पेरेंट्स हैं, ठीक है, और उसके बाद अंकल हो गए, चाचा हो गए, ये सब थोड़ा सा दूर होता चला जाएगा, और कोई भी अनरिलेटेड होगा तो उसमें रिजेक्शन का चांसेस ज़्यादा होता है तुम्हारा, ठीक है। तो इसमें हम एक सिंपल सा तरीका बच्चों कि अगर हम चाहते हैं कि जो रिजेक्शन है, इम्यून सिस्टम का जो रिजेक्शन है उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो हम लोग बच्चों यहाँ पे एक इम्यूनो सप्रेसेंट यूज़ किया जाता है, इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे कॉमन है बच्चों साइक्लोस्पोरिन, जो कि फंगस से आइसोलेट किया जाता है, साइक्लोस्पोरिन्स, ठीक है। ये भी पढ़ना है, साइक्लोस्पोरिन कहाँ पढ़ना है बच्चों, ये पढ़ना है आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, मतलब 12th वाले चैप्टर में पढ़ना है। उसके अलावा कॉर्टिसोल्स बच्चों यूज़ कर सकते हैं। कॉर्टिसोल्स क्या होता है, तो कॉर्टिसोल बच्चों ये आपका एड्रिनल ग्लैंड से, ठीक है ना, एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है, वन ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का ये मेजर कॉर्टिसोल्स होता है, तो ये भी क्या कहता है, इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करने का काम करता है। उसके अलावा बच्चों एंटी सीरम ऑफ द ह्यूमन लिम्फोसाइट वगैरह भी यूज़ किया जा सकता है, एंटी सीरम ऑफ ह्यूमन लिम्फोसाइट सेल, जो भी क्या करेगा, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगा, ठीक है। तो ये सप्रेशेंट यूज़ करके हम जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन है बच्चों उसको सक्सेसफुल कर सकते हैं, ठीक है। तो आई बात समझ में, यूरेमिया के प्रॉब्लम को पहले हेमोडायलिसिस से, अगर हेमोडायलिसिस से नहीं होता है तो फिर हम उसको क्या करेंगे, किडनी ट्रांसप्लांटेशन ही कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये था हम लोग का दो चीज, हेमोडायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांटेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों हम लोग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों हम लोग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बच्चों ये इन्फ्लामेशन है आपका ग्लोमेरुलस का, ठीक है। अब ये जो इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग बच्चों, ठीक है। आइटिस वर्ड अगर कहीं पे भी लगा रहता है, आइटिस किसी भी वर्ड्स के लास्ट में, तो समझ लेना इन्फ्लामेशंस, ठीक है। जैसे नेफ्राइटिस एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब इसमें इन्फ्लामेशंस का जो रीज़न है बच्चों वो बहुत सारे रीज़न, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, या किसी पर्टिकुलर ड्रग के वजह से, या किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस जो ब्लड में ज़्यादा एकम्युलेट हो रहा है उसके वजह से भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। अब ग्लोमेरुलस पार्ट क्या है, अगर याद नहीं आ रहा हो तो मैं आपको एक बार याद दिलाने के लिए मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि बच्चों ये है हमारा नेफ्रॉन्स का आपका माल्पिगियंस ट्यूब्यूल्स या माल्पिगियंस बॉडी पार्ट है, जिसमें ये तो बोमेंस कैप्सूल दिख रहा है, ये जो हमें दिख रहा है ये बोमेंस कैप्सूल्स है, और ये यहाँ से स्टार्ट हो गया बच्चों आपका पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिबल्स, और इस बोमेंस कैप्सूल्स के अंदर ग्लोमेरुलस पार्ट होता है बच्चों, और ये उसके कैपिलरीज लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वाला का जो पार्ट है कैपिलरीज पार्ट है, ठीक है, और ये एफरेंट आर्टरियोल्स होता है। तो जो इन्फ्लामेशन स्वेलिंग जो होता है बच्चों वो इस जगह पे पर्टिकुलरली होता है, मतलब इस जगह पे क्या होगा, यहाँ पे जो कैपिलरीज है ये स्वेल करने लगता है तुम्हारा इस पे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मतलब इन्फ्लामेशंस ऑफ द ग्लोमेरुलीज, ठीक है ना, ग्लोमेरुलाई जो है उनमें इन्फ्लामेशन स्वेलिंग हो जाता है बच्चों। मैंने ये वर्ड्स यहाँ पे इसलिए लिख के रखा है नेफ्राइटिस कि आप इन दोनों में कंफ्यूज ना हो, तो दोनों को याद करना है। देखो नेफ्राइटिस ऐसा लगता है कि नेफ्रॉन्स का इन्फ्लामेशंस, बट अगर नेफ्रॉन इन्फ्लामेटेड होगा तो दैट मीन्स पूरा किडनी इन्फ्लामेशन होगा, स्वेल कर जाएगा। तो ये नेफ्राइटिस जो होता है बच्चों ये क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द किडनी, ध्यान में रखना। और ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस ओनली किस में होगा, इन्फ्लामेशन किसमें, ग्लोमेरुलाइज पार्ट्स में होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो एकदम क्लियर, एकदम डिस्टिंक्ट तरीके से इसको दिमाग में रखना। नेक्स्ट डिजीज है बच्चों आपका रेनल कैलकुली, या इसको सीधा आसान भाषा में कह सकते हैं किडनी स्टोन, किडनी, ठीक है ना, किडनी में स्टोन किडनी, मतलब किडनी में स्टोन हो गया तुम्हारा, ठीक है, समथिंग उस चीज़ को सीधा ध्यान रखना, मतलब किडनी इन स्टोन इन किडनी हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है, रेनल कैनिकुलिस। इसके पीछे रीज़न जो होता है बच्चों, इसमें कुछ क्रिस्टलाइन सॉल्ट, कैसा क्रिस्टलाइन सॉल्ट, जैसे कि कैल्शियम ऑक्जिलेट, ठीक है ना, ऑक्जिलेट हो गया, ठीक है, ये क्या करता है बच्चों, एक स्टोन का फॉर्मेशन करता है, दैट मीन्स एक इनसोल्युबल मास का, इनसोल्युबल मतलब ये डिजोल्व ही नहीं होगा बच्चों, और ये किडनी में कहीं जमा हो सकता है, कहीं भी जमा हो सकता है, ठीक है ना। इसमें सबसे कॉमन जो बच्चा होता है उसमें आपने देखा होगा रेनल कैलेक्स जो होता है उस वाले जगह पे डिपोजिशन होने का चांसेस है, रेनल पेल्विस वाला जो रीजन होता है वहाँ पे डिपोजिशन होने का चांसेस होता है। तो ये विद इन किडनी होता है, और उसमें चांसेस कहाँ है बच्चों, रेनल पेल्विस या रेनल जो कैलेक्स पार्ट होता है, माइनर और मेजर कैलेक्स जो होता है उस जगह पे डिपॉजिट होने का
चांसेस ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसके वजह से जो किडनी का जो स्पेशली पाथवे होता है जहाँ पे यूरिन बन के ये जा रहा होता है वो ब्लॉक होने लगता है, ठीक है बच्चों। तो इससे प्रॉब्लम हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि ये क्योरेबल नहीं है, क्योर आराम से हो जाएगा। बहुत सारी टेक्निक है, लेजर टेक्निक है या बहुत सारे ड्रग है, उससे ये स्टोन को डिसॉल्व किया जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा डिजीज़, किससे रिलेटेड था बच्चों, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ था। तो ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट देख रहे थे बच्चों, ह्यूमन फिजियोलॉजी सीरीज मैं चला रहा हूँ, उसका ये नेक्स्ट पार्ट था, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोगों ने कवर कर लिया पूरा डिसऑर्डर रिलेटेड टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये वीडियो आपको कैसा लगा बच्चों, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर बच्चों आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आप उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है बच्चों। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय।